आयोनाइजेशन। क्या होता है ये आयोनाइजेशन? आयोनाइजेशन का सिंपल सा मतलब है किसी स्पीसीज से जो कि आइसोलेटेड है और गैसेस स्टेट में है, ऑफकोर्स एक एटम है, वहाँ पे किसी फॉर्मेट की एनर्जी का स्ट्राइक करना और वहाँ से इलेक्ट्रॉन का बाहर निकल जाना। सिंपल प्रोसेस देखने में लगती है, क्या इतनी सिंपल है? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर में। म्यूजिक। आयनाइजेशन फिनोमेनन की बात करें, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, आयनाइजेशन फिनोमेनन कहीं ना कहीं अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम outermost shell of an isolated gaseous atom। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर आइसोलेटेड एटम ही क्यों आखिर हम आइसोलेटेड एटम को ही यूज कर रहे हैं, हम यहाँ पे किसी सॉलिड स्टेट के एटम को यूज क्यों नहीं करते हैं? तो उसका सिंपल सा रीजन है, अगर आप किसी सॉलिड स्टेट के एटम को यूज़ करते हैं तो वहाँ पे एक थर्मोडायनामिक का बहुत सिंपल सा फिनोमेनन है, इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। मतलब ऐसे एटम्स जो कि आपस में एक दूसरे से एसोसिएटेड हैं, वो आपस में एक दूसरे की एनर्जी को क्या कर लेते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं। अगर किसी एक एटम ए को एनर्जी मिलती है तो बी और सी भी क्या करेंगे, उस एनर्जी को तब तक लेंगे जब तक तीनों की एनर्जी क्या नहीं हो जाती, बराबर नहीं हो जाती। तो इसलिए हम जब भी आयनाइजेशन एनर्जी के कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ इस बात पे फोकस करेंगे कि हमारा एटम आइसोलेटेड होना चाहिए और साथ ही साथ किस में होना चाहिए, गैसेस स्टेट में होना चाहिए। ठीक है। इसके अपार्ट अगर हम आयनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड की बात करें, आयनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड्स को समझें, तो यहाँ पे हमको साफ साफ दिखाई पड़ेगा कि अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं, जैसे सपोज करिए, तो हाइड्रोजन की जो एनर्जी है आयनाइजेशन वो 1312 किलो जूल के आसपास है, और हीलियम की अगर हम वहीं पे देखें तो दैट इज़ 2372 किलो जूल पर मोल। इट सिंपली शोज कि जैसे जैसे हम अलॉन्ग द पीरियड जा रहे हैं वैसे वैसे हमारी आयनाइजेशन एनर्जी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, एंड दैट इज समथिंग ड्यू टू Z इफेक्टिव, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से ऐसा हो रहा है। आई होप आप इस कॉन्सेप्ट को समझ रहे होंगे। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है तो आप मेरे पिछले लेक्चर पे जाके माँ बेटे के प्यार के बारे में जान सकते हैं। वहाँ पे मैंने पेनेट्रेशन इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आता तो अपकमिंग लेक्चर्स में मैं इसके बारे में एक बार फिर से डिटेल में डिस्कस कर लूँगा। चलिए आगे देखते हैं। अगर हम अलॉन्ग द पीरियड नीचे जाते हैं तो हमको यहाँ पे एक चीज़ नज़र आती है कि हाइड्रोजन के बाद लिथियम की आयनाइजेशन एनर्जी अबाउट 520 है, सोडियम की 496 है, पोटेशियम की 419 है, रुबिडियम की 403 और सीजियम की 376 है। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, कम है। और इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, नंबर ऑफ शेल्स क्या होती हैं, बढ़ती हैं, और जब नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती हैं तो स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ने की वजह से क्या ये बढ़ता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट हमेशा ध्यान रखिएगा कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप नीचे जाते हैं वो कमज़ोर पड़ता है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ना चाहिए था, लेकिन इतनी ज़्यादा नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो जाती हैं कि उस वजह से, जैसे हम एक एग्जांपल लें, अगर हम हाइड्रोजन और सीजियम की शेल्स की कंपैरिजन करते हैं, सिंपली हाइड्रोजन और सीजियम में, तो हमें ये नोटिस में मिलेगा कि हाइड्रोजन और सीजियम में जो नंबर ऑफ शेल्स का फ़र्क है वो करीबन 6 से 7 शेल्स का फ़र्क आ जाता है। और इतने शेल्स के फ़र्क के बाद न्यूक्लियस का चार्ज वहाँ पे काम करना, इट्स नॉट एन ईजी टास्क। तो अगर ये एक ईजी टास्क नहीं है और न्यूक्लियस का चार्ज अच्छे से काम नहीं करता है, तो क्या, जैसा कि हमने अभी बगल वाले फ़ोटो में देखा,
इलेक्ट्रॉन इतनी दूरी से निकल रहे हैं। अगर इस दूरी को हम बढ़ा के लगभग यहाँ तक लेते आए तो क्या इस न्यूक्लियस का चार्ज इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर वीक नहीं होगा? ऑफ कोर्स सी बात है, वीक होगा। और ये जितना वीक होगा हमारा इलेक्ट्रॉन उतनी तेज़ी से किक ऑफ होके बाहर जाएगा और आपको एनर्जी सोर्स से उतनी ही कम एनर्जी वापस देनी पड़ेगी। दैट मीन्स कि आयनेशन एनर्जी विल डिक्रीज। ठीक है, और इसके फिनोमेनन को अगर हमें समझना है तो हमें आगे चलना पड़ेगा, हमें और इसके आगे देखना पड़ेगा। उसके लिए हम सक्सेसिव आयनेशन एनर्जी के ट्रेंड को समझते हैं और देखते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये समझाऊंगा कि प्रोसेस आखिर चलती कैसे है। सपोज करिए अगर मैंने आपको एल्युमिनियम ही दे दिया, हम एल्युमिनियम का एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। एल्युमिनियम को पहले मैं Al+ में कन्वर्ट करता हूँ, Al+ को मैं Al2+ में कन्वर्ट करता हूँ और Al2+ को मैं Al3+ में कन्वर्ट करता हूँ। यहाँ पे आपको 3 अलग अलग प्रोसेस नज़र आ रही हैं। एल्युमिनियम जो है वो Al+ में कन्वर्ट हो रहा है, देन वो Al2+ में कन्वर्ट हो रहा है एंड आफ्टर दैट इट इज़ गेटिंग कन्वर्टेड टू Al3+। ठीक है, इस पूरे फिनोमेनन में जो आयनेशन एनर्जी आएंगी दैट इज़ फर्स्ट आयनेशन एनर्जी, सेकेंड आयनेशन एनर्जी और यहाँ पे आएगी बेटा थर्ड आयनेशन एनर्जी। ठीक है, और इनका जो ट्रेंड होगा दैट विल बी आयनेशन एनर्जी थर्ड विल बी मैक्सिमम, आयनेशन एनर्जी सेकेंड इज फॉलोइंग एंड आयनेशन एनर्जी फर्स्ट विल बी मिनिमम। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे सपोज करिए अगर हम सोडियम और मैग्नीशियम की आयनेशन एनर्जी के बारे में बात करें तो जो फैक्टर्स इनको गवर्न करते हैं वो फैक्टर्स आपको साफ साफ यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s1, जबकि मैग्नीशियम की कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2। तो अगर आप सोडियम और मैग्नीशियम की आयनेशन एनर्जी की बात करें, चूँकि यहाँ पे आपको सोडियम में साफ साफ नज़र आ रहा है कि आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। आप यहाँ पे मैं जूम इन कर देता हूँ, आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे जो आयनेशन एनर्जी हमको सोडियम के लिए मिल रही है दैट इज़ 496। ठीक है, वहीं पे अगर हम मैग्नीशियम के शेल की बात करें तो यहाँ पे 3s2 है, कहीं ना कहीं यहाँ पे डुप्लेट हमारी कंप्लीट है। इस कंप्लीट डुप्लेट के होने की वजह से जो हमें आयनेशन एनर्जी दिखाई पड़ती है वो दिखाई पड़ती है 738। देखिए क्या ड्रेस्टिक डिक्रीज मिल रहा है, सॉरी ड्रेस्टिक इंक्रीज मिल रहा है 496 से सीधा 738 एंड इट्स ओनली बिकॉज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि वो जो एक एक्सेस इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो कहीं ना कहीं डुप्लेट को कंप्लीट कर रहा है, कहीं ना कहीं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीट कर रहा है। तो यहाँ से हमें एक इन्फो मिलती है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि आयनेशन एनर्जी को क्या करते हैं, गवर्न करते हैं, आयनेशन एनर्जी को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। उनमें से एक बहुत ही ईजी फैक्टर और बहुत ही अंडरस्टैंडेबल फैक्टर है दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसा कि आप यहाँ पे इसका रोल देख सकते हैं। अगर हम इसके रोल की बात करें और हम नीचे जाएं, सोडियम प्लस में कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 होती है। अगर आपको यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो कहीं ना कहीं अब आपको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को छेड़ना है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को ख़राब करना है। तो देखिए यहाँ पे आपको ड्रेस्टिक इंक्रीज दिखाई दे रहा है, सीधे 496 से जंप करके कहाँ चली गई, 4560 तक चली गई। Isn't it a beautiful change? And it's only because of electronic configuration, because sodium plus has achieved noble gas configuration। और अगर आप फर्दर और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं और इसको सोडियम 2+ में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जिसके लिए आपको कॉन्फ़िगरेशन 2p5 तक ले जानी पड़ेगी, तो वहाँ पे जो आपको आयनेशन एनर्जी दिखाई पड़ रही है दैट इज़ 6910। मतलब चेंज तो है, बढ़ तो रहा है, लेकिन ड्रेस्टिक चेंज नहीं है। ठीक है, ड्रेस्टिक चेंज आपको केवल तभी मिलेगा जब आप नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को छेड़ेंगे। इसको समझने के लिए हम एक बगल वाला एग्जांपल भी अपना देख लेते हैं, मैग्नीशियम के बारे में भी बात कर लेते हैं। मैग्नीशियम के केस में जब आप सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने जाते हैं, अगेन आप नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को छेड़ने नहीं जा रहे हैं, दैट इज़ 3s1। तो देखिए जो आयनेशन इंथैल्पी है दैट इज़ 1450। ये कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है, 738 से 1450 लगभग डबल हो रही है। लेकिन यहीं पे मज़ेदार बात स्टार्ट होती है अगेन जब आप मैग्नीशियम का तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने जाते हैं, यानी कि आप नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अब छेड़ने जा रहे हैं, आप 2p6 कॉन्फ़िगरेशन को छेड़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट दिखाई पड़ेगा
अचानक से एनर्जी जंप करके 7730 किलो जूल पर मोल तक पहुंच जाती है, मतलब देयर इज़ अ ड्रास्टिक इंक्रीज। ठीक है, तो आई होप कि अब आप इन फैक्टर्स को समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग कुछ और फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं जिनके ऊपर। जो पहला फैक्टर है हमारा वो है साइज ऑफ एटम। ठीक है, साइज ऑफ एटम, एटम के साइज पे हमारा आयनाइजेशन इंथैल्पी हमेशा डिपेंड करेगा। हमेशा इस बात को समझेंगे कि आयनाइजेशन इंथैल्पी जैसे जैसे हम एटम के साइज को बढ़ाएंगे आयनाइजेशन इंथैल्पी डिक्रीज करेगी। तो हम कह सकते हैं कि साइज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी इट शुड बी लाइक दिस, साइज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन इंथैल्पी। साइज जो है वो आयनाइजेशन इंथैल्पी की क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। इजंट इट गुड? ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर हम लोग समझते हैं, दैट इज न्यूक्लियर चार्ज। याद रखिएगा कि न्यूक्लियर चार्ज आपका जैसे जैसे इंक्रीज करेगा आयनाइजेशन इंथैल्पी भी वैसे वैसे ही इंक्रीज करेगी। तो हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी। और थर्ड फैक्टर जो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, उसके बारे में हम अभी पढ़ के आए हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे आयनाइजेशन एनर्जी को गवर्न करती है, उसको इफेक्ट करती है। तो उसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं, उसको तो हम लोग अभी विधिवत एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ के आए हैं। और इसके बाद जो अगला फैक्टर आता है दैट इज़ पेनिट्रेशन इफेक्ट एंड शील्डिंग इफेक्ट। उसको समझने के लिए आपको मेरे पिछले वीडियो लेक्चर पे जाना पड़ेगा, उसको एक बार अच्छे से देखना पड़ेगा। मैंने बहुत कोशिश की है कि बहुत ईजी वे में और माँ बेटे के प्यार को दिखाते हुए मैं उस कॉन्सेप्ट को आपको क्लैरिफाई कर सकूं। आई होप कि आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा और बहुत सारी फैक्टर्स समझ में आए होंगे, बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो आप इस वीडियो को कई बार चला के देखिए, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करिए। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप किसी भी वक्त कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आई एम हियर टू हेल्प यू टू सॉल्व यू। इस चैनल पे पढ़ने वाले सभी वीडियोस हमेशा के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। मैं उनके ऊपर कभी भी मोनेटाइजेशन करने नहीं जा रहा। जय हिंद।